हेलो एंड वेलकम टू अनदर अमेजिंग लेक्चर। मेरा नाम फरीद है एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। आज हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलती है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमको ये बताती है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल मैकेनिज्म उसका क्या है। तो हम लोग बेसिकली ये समझते हैं, जो बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के बारे में, हमको पता है कि थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के बीच में क्या होता है, स्लाइडिंग होती है ना। अब वो स्लाइडिंग किस तरीके से हो रही है वो इस थ्योरी से हम लोग समझने जा रहे हैं, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हम लोग समझ सकें। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले मान लीजिए यहां पर एक मोटर न्यूरॉन है ना। दिस इज अ मोटर न्यूरॉन, दिस इज अ मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन है और मैंने मोटर न्यूरॉन का एक सिंगल साइनेप्टिक नॉब बनाया है ना। जैसे कि हम लोग को पता है कि मोटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, एक्सॉन क्या होगा, एक्सॉन टर्मिनल ब्रांच्ड होगा, राइट। और उसमें मल्टीपल साइनेप्टिक नॉब पाए जाएंगे। मैंने यहां पर आपके लिए केवल एक साइनेप्टिक नॉब बनाया है। अब इस एक साइनेप्टिक नॉब में अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो इंपल्स ट्रैवल कर रहा है नीचे। अब यहां पर इंपल्स ट्रैवल कर रहा है। इंपल्स जैसे ही साइनेप्टिक नॉब पर आएगा, देखिए क्या होगा। इंपल्स जैसे ही साइनेप्टिक नॉब पर आएगा, आई गेस ये हैंग कर रहा है, जस्ट अ सेकंड। वापस से रिज्यूम करते हैं। मैंने कहा इंपल्स जैसे ही साइनेप्टिक नॉब पर आएगा, ठीक है, यहां पर कुछ चैनल्स लगे होंगे, है ना। यहां पर कुछ चैनल्स लगे होंगे। इन चैनल्स का नाम हो गया कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होगा, ऐसे चैनल जो कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाएंगे। वोल्टेज गेटेड का मतलब हुआ कि इसके गेट्स तभी खुलेंगे जब ये इसको एक स्पेसिफिक वोल्टेज मिलेगा। बीजीसी के बारे में हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं कि बीजीसी एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा गेट होता है, ऐसा चैनल होता है जो कि स्पेसिफिक वोल्टेज मिलने पर खुलता है। तो यहां पर एक स्पेसिफिक वोल्टेज इसको मिलेगा, क्योंकि यहां पर डिपोलराइजेशन हो रहा है। डिपोलराइजेशन होने के वजह से ट्रैवल कर रहा है इंपल्स साइनेप्टिक नॉब में। साइनेप्टिक नॉब में भी इस पोर्शन में क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा, और उसके वजह से यहां पर क्या होगा, कैल्शियम बीजीसी ओपन हो जाएगा। ये कैल्शियम बीजीसी जब ओपन होगा तो यहां से क्या होगा, बहुत सारे कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा। यहां से क्या हो रहा है, बहुत सारे कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। Ca2+ बहुत सारा यहां पर आ गया। और हमको पता है कि साइनेप्टिक नॉब में एक्चुअल में क्या होता है, साइनेप्टिक नॉब के अंदर बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। साइनेप्टिक नॉब के अंदर बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरा होता है, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। जिस न्यूरोट्रांसमीटर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया। एसिटाइल कोलिन हो गया। तो इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा है जिसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब जब कैल्शियम बीजीसी ओपन होगा तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, और कैल्शियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से इसको स्टिमुलस मिलेगा, और क्या होगा, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है वो बर्स्ट करेंगे। तो साइनेप्टिक वेसिकल एक्चुअल में क्या करेगा, बर्स्ट करेगा और फ्यूज कर जाएगा किसके साथ में, साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज कर जाएगा आपके प्री साइनेप्टिक नॉब के साथ में, या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में। अगर इसको एक साइनेप्स कंसीडर कर रहे हैं तो क्या इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं, है ना, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं। और इसको जो कि मैंने मसल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है, यानी कि सार्कोलेमा बनाया है, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में कौन फ्यूज करेगा, साइनेप्टिक वेसिकल। और फ्यूज करने की वजह से अंदर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जा रहे हैं,
अंदर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जा रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाएंगे। कहां रिलीज हो जाएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाएंगे आपके इस पोर्शन में, जिसको हमने क्या नाम दिया? जिसको हमने नाम दिया, ये पोर्शन क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट यानी कि पॉकेट यानी कि क्रेविस। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्चुअल में क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्चुअल में स्पेस है जो कि मोटर न्यूरॉन के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर के बीच में स्पेस पाया जा रहा है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमने क्या कर दिया? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर दिया। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर रिलीज हुआ है, इसका काम क्या है? देखिए, ये आपका मसल मेम्ब्रेन, मसल सेल का सार्कोलेमा है ना? ये आपके मसल सेल का सार्कोलेमा है। तो यहां पर मान लीजिए मैंने क्या बना दिया? यहां पर मान लीजिए मैंने बना दिया एक वोल्टेज गेटेड चैनल, नहीं, एक लाइगैंड गेटेड चैनल, है ना? यहां पर मैंने क्या ड्रॉ किया? एक लाइगैंड गेटेड चैनल ड्रॉ किया। और इस लाइगैंड गेटेड चैनल के साथ जाकर के कौन बाइंड किया? ये है आपका ACH। लाइगैंड गेटेड चैनल वो चैनल होगा जो कि किसी पर्टिकुलर केमिकल के बाइंड करने की वजह से, किसी लाइगैंड के बाइंड करने की वजह से ओपन या क्लोज होगा। तो यहां पर लाइगैंड के बाइंड करने की वजह से, लाइगैंड यहां पर कौन है? एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन के बाइंड करने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है? ये चैनल ओपन हो जाएगा। और ये चैनल एक्चुअल में क्या है? इट इज Na+LGC। तो ये सोडियम चैनल है। ये एक्चुअल में क्या है? सोडियम चैनल है। और इस चैनल के खुलने की वजह से यहां पर ढेर सारे सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, Na+ इन्फ्लक्स। और सोडियम का जब इन्फ्लक्स होगा तो आपको बेहतर पता है, अगर आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, कि सोडियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या होगा? अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और बाहर कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज होगा। तो इनिशियली जो कि ये पोलराइज स्टेट में था, पोलराइज स्टेट में इसकी मेम्ब्रेन में क्या था? पहले माइनस था, अंदर की तरफ क्या था? नेगेटिव चार्ज था, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, लेकिन जब Na+ का इन्फ्लक्स हुआ तो अंदर की तरफ चार्ज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और बाहर की तरफ चार्ज चेंज हो जाएगा। तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब देखिए, ठीक है, ये जो मैंने यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है आपके मसल सेल का, यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर बहुत सारे इन्वेजिनेशंस, इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने नाम दिया टी ट्यूब्यूल्स। जिसको हमने क्या नाम दिया? टी ट्यूब्यूल्स। तो जो Na+ का इन्फ्लक्स होगा तो ये चार्जेस फैलेंगे इस पूरे मसल के फाइबर में, मसल सेल में पूरे चार्जेस फैलेंगे। और जब चार्जेस फैलेंगे तो पूरे सेल में चार्जेस को स्प्रेड करने के लिए टी ट्यूब्यूल्स हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पर चार्ज क्या हो जा रहा है? बोलिए तो। यहां पर चार्ज पॉजिटिव हो जा रहा है ना? तो पॉजिटिव चार्ज को पूरे सेल में, पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड करने के लिए टी ट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। बोलो, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? अभी तक सिंपल क्या समझा? अभी तक समझा कि कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा इंपल्स के आने की वजह से, कैल्शियम BGC ओपन होने की वजह से कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स होने की वजह से यहां पर सिनैप्टिक वेसिकल बर्स्ट करेगा, सिनैप्टिक वेसिकल फ्यूज कर जाएगा आपके प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ सिनैप्टिक नॉब के साथ में, और उसकी वजह से अंदर में जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा, इसका नाम है एसिटाइल कोलिन, वो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा सिनैप्टिक क्लेफ्ट में। और जब वो सिनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा तो वो जाकर के बाइंड कर लेगा किसके साथ में? Na+ लाइगैंड गेटेड चैनल, है ना? Na+LGC लाइगैंड गेटेड चैनल के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। और जब वो Na+LGC के साथ जाके बाइंड करेगा तो इस चैनल ओपन हो जाएगा, Na+ का इन्फ्लक्स होगा, पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लक्स होगा, अंदर में चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर में नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड स्टेट में चला गया। बोले यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा? डीपोलराइज्ड स्टेट में चला जाएगा। और ये चार्जेस को स्प्रेड करने के लिए पूरे मसल के सेल में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये टी ट्यूब्यूल्स होगा, जो कि इनफोल्डिंग्स होगा अंदर की तरफ में, है ना? जो कि इस मसल सेल के अंदर क्या होगा? इनफोल्डिंग्स होगा। इन्हीं सार्कोलेमा का इनफोल्डिंग्स है। बेसिकली क्या है आपका? सार्कोलेमा है। तो सार्कोलेमा का ही क्या होगा? ये इनफोल्डिंग्स होगा, जिसको हम क्या नाम दे दे रहे हैं? टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया, पूरा का पूरा सेल मेरा क्या हो रहा है? डीपोलराइज हो रहा है ना? यहीं पर अंदर में क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा?
ये मान लीजिए क्या है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड क्यों बोल रहे हैं, मतलब कुछ अलग करता होगा, तो ये कैल्शियम स्टोरेज में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, कैल्शियम स्टोरेज में। तो यहां पर बहुत सारे कैल्शियम स्टोर्ड रहेंगे, कैल्शियम आयंस यहां पर स्टोर्ड रहेंगे, है ना। और ये जो आप स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया एल ट्यूब्यूल। तो दो ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक यहां पर एल ट्यूब्यूल है, दूसरा यहां पर टी ट्यूब्यूल है। टी ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है कि पूरे के पूरे सेल में, मसल के सेल में इस चार्ज को स्प्रेड करना। एल ट्यूब्यूल का फंक्शन ये है कि एल ट्यूब्यूल में ही क्या होता है, कैल्शियम आयन स्टोर्ड रहते हैं। एल ट्यूब्यूल में ही क्या होगा, कैल्शियम आयंस यहां पर क्या रहेंगे, स्टोर्ड रहेंगे। यहां पर कैल्शियम आयन स्टोर्ड है। डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा, ये कैल्शियम आयन जो कि यहां पर स्टोर्ड था ना, ये बाहर निकलेगा। ये कैल्शियम आयंस क्या होगा, बाहर निकलेगा। यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस अब कहां आ रहा है, अब कहां पर आ रहा है, अब आपके सार्कोप्लाज्म में आ रहा है ना। तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस के अमाउंट के इंक्रीज होने की वजह से इसी मसल के सेल में क्या प्रेजेंट होगा, बोलिए, इसी मसल के सेल में सार्कोमियर प्रेजेंट होगा। सार्कोमियर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स, है ना, जो कि सॉरी कलेक्शन ऑफ फिलामेंट्स, जो कि थिन एंड थिक फिलामेंट हम लोग देखते हैं। तो अब यहां पर मान लीजिए, यहां पर क्या है, थिन एंड थिक फिलामेंट है, सार्कोमियर है। यहां पर मान लीजिए, यहां पर इस तरीके से क्या है, सार्कोमियर बना देते हैं, है ना। ये मान लो आपका क्या है, ये मान लो इस तरीके से सार्कोमियर है ना। ये आपका मान लो इस तरीके से एक्टिन फिलामेंट है, और यहां पर क्या बना देते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग थिक फिलामेंट बना देते हैं। ये मान लो थिक फिलामेंट है, यहां पर थिन फिलामेंट है, इस तरीके से यहां पर ये आपका सार्कोमियर है। अब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सार्कोमियर के अराउंड भी क्या होगा, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। और इसी सार्कोमियर में क्या प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है। तो ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ही क्या लगा होता है, हमको पता है ना, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर दो, यानी कि ट्रोपोमायोसिन लगा रहता है। ट्रोपोमायोसिन के दो स्ट्रैंड रहते हैं, और क्या रहता है, एट रेगुलर इंटरवल्स में ट्रोपोनिन प्रोटीन लगा रहता है। एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स, टीपीसी, टीपीटी एंड टीपीआई। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो इस एक्टिन फिलामेंट में हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पाया जा रहा है, और मैं ट्रोपोनिन का सिर्फ एक सब यूनिट यहां बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो ये ट्रोपोनिन है, तो ट्रोपोनिन का कोई एक सब यूनिट क्या होगा, टीपीसी। टीपीसी है ना, जैसे मान लो टीपीसी है, तो टीपीसी के साथ जाकर के कौन बाइंड करेगा, ये कैल्शियम आयन जाकर के बाइंड करते हैं। और आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ, वापस से रिकैप करते हैं। हमने अभी तक क्या समझा कि मोटर न्यूरॉन से जब इंपल्स आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंपल्स आने के बाद सिनेप्टिक नॉब में कैल्शियम Ca2+ बीजीसी का ओपन होगा। कैल्शियम बीजीसी के ओपन होने की वजह से कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा। ईसीएफ से कैल्शियम आयंस कहां चलाएगा, सिनेप्टिक नॉब के अंदर चलाएगा, और कैल्शियम आयंस के अंदर आने की वजह से क्या होगा, बर्स्टिंग ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स होगा, यानी कि सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज कर जाएगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में। अंदर में जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो रिलीज हो जाएगा, रिलीज होकर के सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चला जाएगा, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद रिसेप्टर्स क्या करेंगे, बाइंड करेंगे इस मसल सेल के सार्कोलेमा के ऊपर मौजूद कुछ रिसेप्टर्स के ऊपर। उस रिसेप्टर का नाम क्या हो जाएगा, ये रिसेप्टर बेसिकली क्या है, ये Na+LGC है, सोडियम लाइगैंड गेटेड चैनल है, और इसके वजह से बाइंड करने की वजह से ये चैनल खुल जाएगा। Na+ का इन्फ्लक्स होगा, Na+ बाहर से अंदर आएगा, अंदर में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और ये टी ट्यूब्यूल्स हेल्प करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को पूरे मसल के सेल में स्प्रेड करने के लिए। तो पूरा का पूरा मसल सेल डीपोलराइज होगा। मसल सेल के डीपोलराइज होने की वजह से जो कैल्शियम स्टोर्ड था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एल ट्यूब्यूल्स में, उस कैल्शियम को बाहर निकाला जाएगा। वो कैल्शियम क्या होगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि डीपोलराइजेशन देखने को मिला है। अब कैल्शियम जब बाहर निकलेगा तो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन सार्कोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाएगा। सार्कोप्लाज्म में कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम का इंक्रीज होने की वजह से जो सार्कोमियर है उसके अराउंड भी क्या होगा, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और उसके वजह से कैल्शियम आयन जाकर के बाइंड करेगा ट्रोपोनिन की टीपीसी सब यूनिट के साथ में,
और बाइंड करने की वजह से हमको पता है कि कंफर्मेशनल चेंज होता है, रोटेशन देखने को मिलेगा और मायोसिन जाकर के बाइंड कर पाएगा एक्टिन के साथ में, जो कि आगे देखेंगे। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये आपका मायोसिन हेड है और ये आपका एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट पर आप देख सकते हैं यहां पर ट्रोपोनिन प्रोटीन बना हुआ है। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर क्या बना हुआ है, ट्रोपोनिन प्रोटीन ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये सिंगल होगा तो जी एक्टिन होगा और ये पूरा एक फिलामेंट बन रहा है तो एफ एक्टिन है। आपको पता है यहाँ पर 2 एफ एक्टिन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन मौजूद है। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ठीक है। मायोसिन के हेड के बारे में आपको पता है कि मायोसिन के हेड में 2 साइट्स होते हैं। एक होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, है ना, क्योंकि मायोसिन के हेड के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, इट इज एन एटीपीएस एंजाइम। मायोसिन हेड क्या है, एक्चुअली में एक एंजाइम है। तो एटीपीएस एंजाइम है मतलब कि एटीपी उसको तोड़ेगा, एटीपी उसको तोड़ने के लिए एटीपी बाइंडिंग साइट होना चाहिए उसके पास में। तो मायोसिन के हेड में एक्चुअल में क्या होता है हम लोग देखते हैं। मायोसिन के हेड में एक्चुअल में क्या होता है, देखो, ये मान लो मायोसिन का हेड है, तो मायोसिन के हेड में क्या है, 2 बाइंडिंग साइट होगी। एक बाइंडिंग साइट का नाम क्या हो जाएगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और दूसरा एक बाइंडिंग साइट का नाम क्या हो जाएगा, एटीपी बाइंडिंग साइट, यानी एटीपीएस वाला फंक्शन कर रहा है ना। तो ये हम लोग जानते हैं मायोसिन के बारे में। अब एटीपी जब बाइंड करेगा, सबसे पहले समझेंगे कि कैल्शियम बाइंड कर रहा है तो क्या हो रहा है। कैल्शियम के बाइंड करने की वजह से रोटेशन हो रहा है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम का बाइंड करना काफी नहीं है, क्योंकि यहां पर कैल्शियम के बाइंड करने की वजह से एक्टिन में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था, एक्टिन फिलामेंट का वो साइट जहां पर मायोसिन आकर के बाइंड करेगा, वो एक स्पेसिफिक साइट पे आकर के बाइंड करता है। तो एक्टिन फिलामेंट में वो साइट जहां पर मायोसिन आकर के अपने हेड को अटैच करेगा, वो साइट एक्चुअल में कवर्ड है, वो साइट एक्सपोज नहीं है। वो साइट कवर्ड किसकी मदद से है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की वजह से कवर्ड है। तो कैल्शियम आयन के जरिए हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले एक्सपोज करेंगे। हम लोग एक कंफर्मेशनल चेंज लेकर के आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक कंफर्मेशनल चेंज लेकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए, मान लो ये आपका क्या है, मान लो ये आपका क्या है, ये मायोसिन हेड है मान लो, है ना। और मायोसिन हेड में ये आपका क्या हो गया बताइए, एक्टिन बाइंडिंग साइट हो गया। ये आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट है ना। और यहां पर क्या मौजूद है, मान लीजिए, मान लीजिए यहां पर क्या मौजूद है, एक्टिन का मैं एक जी एक्टिन बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं, एक जी एक्टिन बना रहा हूं, है ना। तो इस जी एक्टिन के साथ में देखिए कौन अटैच्ड है, इस जी एक्टिन के पास यहां पर अगर आप देखेंगे, देखो, है ना, यहां पर क्या अटैच है, देखो, ये आपका मान लो क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है। और ये मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्चुअल में क्या है, कवर्ड है, कवर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन है, ये मान लो क्या है आपका ट्रोपोमायोसिन, ये आपका ट्रोपोमायोसिन है ना। और ट्रोपोमायोसिन के साथ ही क्या अटैच्ड होगा, ये आपके ट्रोपोनिन अटैच होंगे, है ना। तो ये तीनों क्या है आपके ट्रोपोनिन, तीनों सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन है। और ये ट्रोपोमायोसिन का मैंने आपको एक सब यूनिट दिखाया, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक्टिन है, ठीक है, एक्टिन है। मायोसिन को यहां आकर के बाइंड करना है, ये आपका क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन के वो पोर्शन में जहां पर मायोसिन आकर के बाइंड करेगा, वो क्या हो जाएगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं एक्सपोज नहीं है, तो मायोसिन अगर आना भी चाहे, मायोसिन का हेड, ये क्या है, मायोसिन हेड है, ये मायोसिन हेड है, ठीक है। मायोसिन हेड में देखिए क्या हो रहा है, मायोसिन हेड अगर आकर के बाइंड करना चाहे तो बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपोज नहीं है ना। तो इसको एक्सपोज करने के लिए क्या होगा, ये मान लो टीपीसी है ना, कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन है। तो कैल्शियम आयन आकर के इस ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा और यहां पर एक कन्फर्मेशनल चेंज होगा, एक रोटेशन होगा। और रोटेशन कैसे होगा, जैसे ये मान लो आपका क्या है, एक्टिन है, ठीक है। तो ये वाला एक साइट क्या था, बाइंडिंग साइट था। अब ये जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ये घूम जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखो घूम गया,
तो ये पार्ट एक्सपोज हो गया और मायोसिन हेड इजीली आकर क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो ये प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस कैसे होगा ये समझते हैं इस डायग्राम के जरिए। देखिए, मायोसिन हेड के पास क्या है, मायोसिन हेड के पास एटीपीएस एंजाइम, इट एक्ट्स एज एन एटीपीएस एंजाइम। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या देख रहे हैं, एटीपी का यहां पर बाइंडिंग होगा, है ना। मायोसिन हेड के साथ क्या होगा, एटीपी का बाइंडिंग होगा, और एटीपी के बाइंडिंग करने के वजह से ये जाकर के क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि एटीपी जब एटीपीएस वाले साइड के साथ जब बाइंड करेगा, एक्टिव साइड के साथ जाके बाइंड करेगा, तो इसको एनर्जी मिलेगी, और इस एनर्जी के मदद से क्या करेगा, जाकर के क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा। देखिए मायोसिन हेड क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी करता है ना। स्प्लिट एटीपी मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी करेगा और रीओरिएंटेड एनर्जाइज बनेगा। ये एक्चुअल में साइकिल वापस से होता दिखा रहे हैं हम लोग, ये अज्यूम कर रहे हैं कि साइकिल अभी स्टार्ट हो रहा है ना। तो एटीपी के बाइंड करने की वजह से क्या होगा, ये मायोसिन हेड जाकर के बाइंड करेगा एक्टिन के साथ में, और तब तक ये एक्सपोज हो चुका है। जो मैंने आपको प्रोसेस ये वाला दिखाया, तब तक ये वाला पार्ट हो चुका है, कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स के वजह से ये पार्ट हो चुका है। तो कैल्शियम ने अपना काम किया, एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर दिया, और एटीपी ने अपना काम किया। एटीपी अपना काम क्या कर रहा है कि इस मायोसिन हेड को अटैच करने में हेल्प करेगा एक्टिन फिलामेंट के साथ में। तो जब ये अटैच होगा तो एक तरीके से ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है, एक तरीके से क्या हो रहा है, ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, है ना। तो यहां पर एटीपी के मदद से हमने क्या किया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किया, और इसको अपने तरफ यानी कि सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ खींच लिया। मान लो ये पूरा सार्कोमेयर है ना, मान लो ये पूरा सार्कोमेयर है, बीच में क्या है, मान लो एम लाइन है, बीचों बीच क्या है, मान लो एम लाइन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ मान लो यहां एक मायोसिन फिलामेंट है, यहां एक मायोसिन फिलामेंट है, यहां एक मायोसिन फिलामेंट है, यहां एक मायोसिन फिलामेंट है। ये सारे मायोसिन फिलामेंट क्या करेंगे, सारे मायोसिन फिलामेंट अपने ऊपर वाले एक्टिन के साथ अटैच होंगे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेंगे, और इसको खींच करके सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ लाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग सार्कोमेयर को छोटा कर रहे हैं, सार्कोमेयर को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर होता है। तो सार्कोमेयर को छोटा कैसे करेंगे, एक्टिन फिलामेंट को खींच करके हम लोग कहां लाएंगे, सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ लेकर के आएंगे, ठीक है। वो कैसे कर रहे हैं, मायोसिन के साथ एटीपी बाइंड करेगा, एटीपी को तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और उसकी वजह से जो एनर्जी मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेंगे, मायोसिन हेड को अटैच कर देंगे एक्टिन फिलामेंट के साथ। देखिए ये जाकर के अटैच हो गया एक्टिन फिलामेंट के साथ। एक्टिन फिलामेंट के साथ जाके अटैच होने के बाद अब ये पावर स्ट्रोक करेगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, है ना। मायोसिन हेड बाइंड करेगा एक्टिन के साथ में और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा। ये जो एक्टिन फिलामेंट के साथ मायोसिन हेड बाइंड कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं। तो पहले तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, मायोसिन हेड एक्टिन फिलामेंट के साथ जाके बाइंड कर गया, अब उसको अपनी तरफ यानी कि सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ खींचेगा। तो ये जो सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ खींच रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। तो हमने क्या किया, पावर स्ट्रोक के जरिए इसको एक्टिन फिलामेंट को सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ खींच लिया, ठीक है। मायोसिन हेड किस तरीके से खींचता है एक्टिन फिलामेंट को, मायोसिन हेड क्या मूव करता है, मायोसिन हेड क्या छोटा होता है, ऐसा नहीं है। मायोसिन फिलामेंट की लेंथ कम होती है, ऐसा नहीं। होता क्या है, होता यह है कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ना तो एक्टिन फिलामेंट की लेंथ छोटी होगी, ना मायोसिन फिलामेंट की लेंथ छोटी होगी। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ना एक्टिन फिलामेंट की लेंथ छोटी होगी, ना मायोसिन फिलामेंट की लेंथ छोटी होगी। ओवरऑल सार्कोमेयर की लेंथ जरूर छोटी हो रही है, लेकिन यहां पर किसी भी थिक या थिन फिलामेंट की लेंथ छोटी नहीं हो रही है ना। यहां पर बस खींच करके एक्टिन फिलामेंट को सेंटर पर लाया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्योंकि यहां पर एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मायोसिन हेड जाकर के बाइंड करेगा एक्टिन के साथ में, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा और पावर स्ट्रोक मारेगा। पावर स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ इसको खींचेगा। मायोसिन हेड कैसे खींच रहा है, वो रोटेट करेगा। ये मायोसिन हेड है मान लो, जाकर के बाइंड किया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किया, अब क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, या एक्टिन फिलामेंट को ऐसे रोटेट करके पुल करेगा सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जब इसने रोटेट करके इसको पुल कर दिया सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ, अब क्या होगा, है ना, अब एटीपी का काम हो गया। तो अब एक नया एटीपी आकर के बाइंड करेगा, है ना, और इसकी वजह से क्या होगा, जो एटीपी के बाइंड करने की वजह से जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ था, पहले तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, पावर स्ट्रोक हुआ, अब ये इसी पोजीशन पर है।
इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए मुझे एटीपी की जरूरत है। तो जब नया एटीपी आएगा, एटीपी आकर के बाइंड करेगा, एटीपी के बाइंड करने के वजह से क्रॉस ब्रिज टूटेगा। ये क्रॉस ब्रिज क्या होगा? टूटेगा। क्रॉस ब्रिज टूटेगा और एटीपी के बाइंड करने की वजह से क्रॉस ब्रिज पहले तो टूटेगा, दूसरी चीज मायोसिन फिलामेंट वापस अपनी जगह पर जाएगा, रीओरिएंटेशन होगा। मायोसिन फिलामेंट वापस अपनी जगह पर जाएगा, रीओरिएंटेशन होगा, फिर वो एटीपी को तोड़ेगा, वापस से प्रोसेस रिपीट होगा। बात समझ में आया? सबसे पहले क्या देख रहे हैं? एटीपी के बाइंड करने की वजह से मायोसिन फिलामेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं? सबसे अगर इनिशियल स्टार्ट करें तो एक्चुअल में क्या देखेंगे? एटीपी बाइंड करने की वजह से क्रॉस ब्रिज टूटता है। एटीपी बाइंड करने की वजह से एक्चुअल में क्या हो रहा है? क्रॉस ब्रिज टूटेगा। एटीपी के मायोसिन हेड के साथ बाइंड करने की वजह से क्रॉस ब्रिज टूट रहा है, जो पहले फॉर्म हुआ था। क्रॉस ब्रिज टूटेगा, मायोसिन हेड का रीओरिएंटेशन होगा, मायोसिन हेड री एनर्जाइज होगा, एनर्जी उसको मिलेगी, एटीपी को तोड़ेगा, एटीपी के तोड़ने की वजह से क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड विद एक्टिन फिलामेंट होगा। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ एग्जैक्टली एटीपी के बाइंड करने की वजह से क्या हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अगर हमसे ये सवाल करें कि बताओ एग्जैक्टली एटीपी के टूटने की वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी की वजह से क्या हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग ऑफ एटीपी की वजह से हो रहा है। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड विद एटीपी की वजह से हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एटीपी जब यहां पर बाइंड किया तो इसका रीओरिएंटेशन हुआ। देखो, मायोसिन हेड स्प्लिट्स एटीपी एंड बिकम्स रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। वापस से रीओरिएंट मतलब क्या होगा? अपने पोजीशन पर चला गया, क्योंकि उसने खींच करके लाया था ना एक्टिन फिलामेंट को सेंटर ऑफ सार्कोमेर की तरफ में। अब वापस अपनी जगह पर जाएगा, वापस नया कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो एटीपी की मदद से इसने क्या किया? एटीपी को तोड़ा, हाइड्रोलाइसिस किया और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किया। देख सकते हो अभी तक एटीपी जो हमने तोड़ा था, एटीपी जो हमने तोड़ा था ना, एटीपी जो हमने तोड़ा था एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अभी भी अटैच्ड है। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रिमूवल नहीं हुआ है, ठीक है? तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर क्या है? अभी भी अटैच्ड है, ठीक है? अब देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है? फॉस्फेट निकला पहले, एडीपी नहीं निकला। तो पहले फॉस्फेट निकलेगा, ठीक है? उसके वजह से क्या हो रहा है? देखो यहां पर पावर स्ट्रोक होगा, फॉस्फेट निकलेगा, उसके बाद फिर एडीपी निकलेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो रहा है, मायोसिन हेड का रोटेशन हो रहा है और पावर स्ट्रोक हो रहा है। यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है? पावर स्ट्रोक हो रहा है। पावर स्ट्रोक जब हो गया, ठीक है, पावर स्ट्रोक जब हो गया तो अब ये एडीपी भी यहां से निकल गया और नया एटीपी को जगह मिल गया, क्योंकि एडीपी पहले फॉस्फेट निकला था, फिर एडीपी निकला, वही फॉस्फेट और वही एडीपी वापस से बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने की वजह से क्या बनाएगा? नया एटीपी बनेगा। नया एटीपी बनेगा, नया एटीपी वापस से आके बाइंड कर जाएगा मायोसिन हेड के साथ में। वापस से बाइंड करने की वजह से अब क्रॉस ब्रिज को तोड़ेंगे, क्रॉस ब्रिज टूटा, रीओरिएंटेशन होगा, एनर्जाइज होगा मायोसिन हेड, हाइड्रोलाइसिस होगा इसका एटीपी का, और टूटने हाइड्रोलाइसिस और एटीपी के वजह से इसको एनर्जी मिलेगी, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, पावर स्ट्रोक होगा, है ना? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ तो फॉस्फेट निकला, पावर स्ट्रोक हुआ तो एडीपी निकला। ये पूरा साइकिल चलता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये था आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, है ना? दिस वाज ऑल अबाउट योर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में ही मेंशन्ड है ना? तो बेसिक चीजों को हमको समझ में आ गया। अब एक और चीज, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है? अगर सार्कोमियर की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग सार्कोमियर की बात करें, तो सार्कोमियर में अगर देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है मेरे पास? एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है? ये मान लो क्या है? मायोसिन फिलामेंट। और ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने क्या बना दिया? एक्टिन फिलामेंट। मान लो ऐसे होगा, ठीक है? ये मायोसिन है थिक फिलामेंट और ये सारे क्या है? एक्टिन है, थिन फिलामेंट है, ठीक है? जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, ये बेसिक चीज आपको पता ही है कि बीच में एमलाइन होता है, ये जो अनओवरलैप पोर्शन होता है ये एच जोन होता है ना?
ये आपका पूरा का पूरा आई बैंड होता है ना, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये ए बैंड है, एन आइसोट्रोपिक बैंड है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आई बैंड हो जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जो अनओवरलैप पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आई बैंड हो जाएगा। इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, आई बैंड है। इतना हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, एच जोन हो जाएगा। ये चीजें आपको पता है पहले से, है ना। सार्कोमेयर के पास यहां पर क्या होगा, जेड लाइन मौजूद होगा, यहां पर इस तरीके से, यहां पर ऐसे क्या होगा, जेड लाइन मौजूद होगा, और पूरा सार्कोमेयर जेड लाइन के अंदर होता है ना। जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो सिंपल समझो, इस एक्टिन फिलामेंट को आप खींच करके सेंटर की तरफ ला रहे हैं, तो खींच करके आप सेंटर की तरफ लाइएगा, तो बताइए किन किन चीजों में चेंजेस होगा। सबसे पहली चीज, क्या सार्कोमेयर के लेंथ में चेंज होगा, तो हाँ, सार्कोमेयर के लेंथ में चेंज जरूर होगा, क्योंकि आपने इसको खींचा है। सार्कोमेयर एक्चुअल में क्या है, दो जेड लाइन के बीच में जो कुछ भी है पूरा सार्कोमेयर है। तो आप जब इसको खींच रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट को खींचेंगे तो साथ साथ जेड लाइन भी खिंचाएगा। एक्टिन फिलामेंट को अगर खींचेंगे तो साथ साथ जेड लाइन भी क्या होगा, खिंचाएगा, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट को खींचने के वजह से जेड लाइन भी क्या होगा, सेंटर की तरफ आएगा। दोनों जेड लाइन सेंटर की तरफ आएगा तो ओवरऑल सार्कोमेयर की जो लेंथ थी वो क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोमेयर की लेंथ क्या होगी, यहां पर कम हो रही है। दूसरा, ए बैंड और आई बैंड के बारे में बात करते हैं। ए बैंड और आई बैंड के बारे में बात करते हैं। क्या ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज होगा, आंसर इज नो, क्योंकि ए बैंड एक्चुअल में क्या है, मायोसिन की लेंथ को ए बैंड बोलते हैं। यहां पर मायोसिन फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंज नहीं, सिर्फ मायोसिन फिलामेंट ही नहीं, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट दोनों के लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं। तो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट के लेंथ में चेंजेस नहीं होने की वजह से ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ए बैंड क्या बोलेंगे, रिमेन्स सेम, ए बैंड की लेंथ सेम रहेगी। उसके बाद, ठीक है, सॉरी, ए बैंड के बारे में बात कर रहे हैं। ए बैंड की लेंथ क्या होगी, सेम रहेगी, है ना। ए बैंड की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। आई बैंड के बारे में जान लेते हैं। आई बैंड की लेंथ में कुछ चेंजेस आएगा क्या, आई बैंड की लेंथ में चेंजेस आएगा, क्योंकि जब ये एक्टिन फिलामेंट इस तरीके से करीब आएगा, तो बताओ पहले के मुकाबले देखो, क्या आपको पहले के मुकाबले आई बैंड जो कि अनओवरलैप पार्ट है वो कम होता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे एक्टिन सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ आएगा वैसे वैसे इसका ओवरलैप मायोसिन के ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जो ओवरलैप वाला पोर्शन है वो क्या है, जिसको हम लोग ओ बैंड बोलते हैं, वो क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन जो आई बैंड है वो क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, हम लोग क्या बोलेंगे, आई बैंड रिड्यूसेस। आई बैंड की लेंथ क्या हो रही है, यहां पर कम हो रही। ए बैंड का लेंथ सेम रहेगा, आई बैंड की लेंथ यहां पर क्या होगी, कम होगी। दूसरा, एच जोन के बारे में बात करते हैं। क्या एच जोन में कोई चेंजेस आएगा, द आंसर इज यस। एच जोन क्या था, अनओवरलैप पार्ट, जहां पर एक्टिन मायोसिन आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होना चाहिए, है ना। तो इस जोन में देखिए, जब इसको हमने करीब लाया तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। जब ये करीब आया तो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो एच जोन भी क्या होगा, एच जोन की लेंथ भी एक्चुअल में क्या होगी, कम होगी। एच जोन की लेंथ भी एक्चुअल में क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्या दोनों जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस भी कम होगा या सेम रहेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सार्कोमेयर कम हुआ है तो वो भी कम होगा। क्या एम लाइन में कोई चेंज होगा, एम लाइन वैसे का वैसे ही रहेगा, एम लाइन क्योंकि सेंटर में रहता है ना। तो चेंजेस आपके आई बैंड में हो रहे हैं, एच जोन में हो रहे हैं, ओवरलैप वाले पार्ट में हो रहे हैं, नॉन ओवरलैप वाले पार्ट में हो रहे हैं, है ना। और जब ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एच जोन डिसअपियर्स, एच जोन डिसअपियर्स इन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। जब ये कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल मैक्सिमम हो गया, बिल्कुल हद तक चला गया है, तो यहां पर कोई स्पेस बचेगा ही नहीं सिग्निफिकेंट। बिल्कुल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बिल्कुल जहां तक इसको खींच सकते थे वहां तक खींच दिया इसको। तो एच जोन क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में डिसअपियर हो जा रहा है, डिसअपियर्स इन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो हमको क्या समझ में आया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सार्कोमेयर की लेंथ कम हो रही है, ए बैंड की लेंथ सेम रहेगी, आई बैंड की लेंथ कम होगी, एच जोन की लेंथ कम होगी, दोनों जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होगा, है ना। ये चीजें हमको समझ में आ रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मसल रिलैक्सेशन के बारे में और डिफरेंट चीजों के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। ये लेक्चर बहुत ही कंसेप्चुअल था, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से इसका एक फ्लो रहता है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।